हाँ तो भाई हुआ क्या कि खेड़ा मूवमेंट के बाद, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद और चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की नजरों में खटकने लगे थे, जो कि खटकेंगे भी, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग, फैन बेस जो इतना बेहतरीन बना था। उस समय सोशल मीडिया होते तो बहुत फेमस हो जाते, तो बहुत ही ज्यादा मतलब लोग उनको फॉलो करने लगे थे यार। और जब उनको इतना फॉलो करने लगे तो ये बात ब्रिटिश सरकार से बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि 3 सत्याग्रह ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, और वो भी सक्सेसफुल हो गए, अब ब्रिटिशर्स ने उनकी बात भी मान ली, तो ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। अब होता क्या है, टॉरी गवर्नमेंट, खैर तुम आगे पढ़ोगे, उस समय पर जो मेन हेड थे, अब बात ये होती है कि द रॉलेट एक्ट पास होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चुप तो बैठती नहीं, तो उन्होंने क्या करा, एक रॉलेट एक्ट को क्या कर दिया, पास कर दिया कि ये जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रहे हैं इन्हें रोको, क्योंकि अगर नहीं रोका गया ना तो भाई हमारी सरकार गिरा देंगे किसी दिन। तब होता क्या है, ध्यान से सुनो, होता क्या है कि रॉलेट एक्ट पास होता है, इसे हम ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक एक्ट, काला कानून। अब है क्या ब्लैक एक्ट में, मैं बताता हूँ कि भाई कोई भी बंदा अगर किसी भी तरह के रेवोल्यूशनरी क्रांति करता हुआ, हवाबाजी करता हुआ पाया गया, सरकार के खिलाफ कुछ करता हुआ पाया गया, तो उसे बिना किसी वारंट के, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट में पेशी के 2 साल कैद में रख दिया जाएगा, जेल में पहुंचा दिया जाएगा, या इससे ज्यादा की भी सजा हो सकती है। उसके बाद पब्लिकेशन जो थे, जो न्यूज़पेपर में न्यूज छापा करते थे, मैगजीन छापते थे, बुक्स छापते थे, उन पर भी सेंसरशिप लगा दी यार, सेंसरशिप लगा दी। अब इससे हुआ क्या कि जो होता है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज बहुत लोग सोशल मीडिया पे चिल्लाते रहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, और कुछ भी बकते रहते हैं। यहाँ पर तो सही बात भी नहीं बोलने दी अंग्रेजों ने, ठीक है। तो ये बात हुई रॉलेट एक्ट के जरिए कि रॉलेट एक्ट जैसे ही आया तो हम लोगों के हाथ बंद गए कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ शायद कुछ नहीं कर पाएंगे, लगता है फिर गुलाम हो गए। तो अब जब गांधी जी को ये पता चला कि अच्छा पलटवार करने का इंतजार था, कर दिया पलटवार, तो रॉलेट एक्ट जैसे ही आया तो गांधी जी ने अब रॉलेट सत्याग्रह दे दिया, ले खुश रहे। तो रॉलेट सत्याग्रह से पहले रॉलेट एक्ट मैंने लिखा हुआ है, एक बार देख लो कि ब्रिटिश अथॉरिटीज को इस एक्ट के चलते यार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल गए थे, बिल्कुल भगवान ही समझ रहे थे खुद को। मेन प्रोविजंस रॉलेट एक्ट क्या थे भाई, किसी को भी अरेस्ट कर देगा बिना किसी वारंट के, जेल में भेज देंगे बिना किसी ट्रायल के, और उन्हें भी, जिन लोगों को पकड़ा है, जो रिवोल्यूशनरी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे या हैं, उन्हें स्पेशल कोर्ट जज करेगा, उनको स्पेशल कोर्ट उनके ट्रायल्स को देखेगा, और कोई भी अधिकार नहीं उन्हें अपील करने का। अपील समटाइम्स मतलब कई बार या हमेशा ही माफीनामे की तरह होती है कि भाई जेल से बाहर निकाल दो, तो इस तरीके से है ना। तो खैर आगे बात करते हैं। एक्ट अलाउड, हाँ स्ट्रिक्ट सेंसरशिप, वो मैंने बता दिया, बार बार क्या बताऊं, जल्दी से अब ये स्क्रीनशॉट लो। तो सेंसरशिप फॉर न्यूज़पेपर एंड पब्लिक मीटिंग्स, कि एक जगह पर इकट्ठा भी नहीं हो सकते, और न्यूज़पेपर में तो थी ही सेंसरशिप। आगे बढ़ा दो। अब रॉलेट सत्याग्रह, अब ये देखो, रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह क्या करते हैं, गांधी जी लॉन्च करते हैं। पहले रॉलेट सत्याग्रह समझो। 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1990 में स्टार्ट होता है रॉलेट सत्याग्रह। गांधी जी का कहते हैं कि भाई रॉलेट एक्ट के खिलाफ हम ये सत्याग्रह निकालेंगे, क्योंकि ये जबरदस्ती हमारे लोगों को जेल में भरते चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि दिक्कत ये थी यार कि रॉलेट एक्ट के चलते जो बंदा प्रोटेस्ट कर भी नहीं रहा उसे भी उठा के जेल में भर देते थे, जिसका कोई लेना देना नहीं है लड़ाई से, ठीक है। जो ब्रिटिश के खिलाफ भी नहीं जा रहा है कि ठीक है जो चल रहा है होने दो, उसे भी उठा के भर रहे थे, कि जरा सा शक हुआ गायब कर दिया। तो ये होता है। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि भाई शुरू करते हैं। अब शुरू कैसे करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले हमारी सत्य और अहिंसा, ये दो हमारे मतलब क्या कहते हैं सही, ये दो हमारे सिद्धांत हैं, इनको कोई नहीं छोड़ेगा। हड़ताल शुरू करते हैं, स्ट्राइक शुरू हुई, ठीक है, जो कि 6 अप्रैल 1919 में देखी गई। स्ट्राइक जैसा होने लगा, अब लोगों ने भी पीसफुल प्रोटेस्ट करने शुरू करे। प्रोटेस्ट मतलब वही हड़ताल करनी शुरू कर दी, पीसफुली मीटिंग्स करनी शुरू कर दी, ठीक है। प्रोसेशंस, रैलीज निकालनी शुरू कर दी, प्रोसेशंस रैली होती है, ठीक है, परेड निकालनी शुरू कर दी। शॉप्स, ऑफिसेज, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, बिजनेस, ये सब बंद होने शुरू हो गए। क्यों? ब्रिटिश के नीचे काम ही हम भारतीय करते थे, अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो उखाड़ लोगे, उखाड़ोगे। तो ये चीज हुई, ठीक है। पीसफुल क्या, पीपल वर एनकरेज टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स एंड कॉपरेट पीसफुल। लोगों ने दूसरे लोगों का हौसला बढ़ाया कि भाई
ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दो, और बहुतों ने बॉयकॉट कर भी दिया। तो गांधी जी का मास मूवमेंट इधर भी कामयाब होता हुआ दिख रहा था, क्योंकि लोग इनकी ये वाली बात में मान रहे थे कि लोग एक हो गए थे, क्योंकि 3 बार सक्सेसफुल हो गए थे, चौथी बार भी हो सकता है भाई। तो ये होना शुरू हुआ, ठीक है। बट हुआ क्या, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये देखा कि भाई रॉलेट सत्याग्रह आ गया, और अगर कुछ किया नहीं तो यार ये भी कामयाब हो सकता है, क्योंकि लोग बात मानते थे गांधी जी, क्योंकि गांधी जी की फैन फॉलोइंग बहुत थी। तो उन्होंने ये इसकी कमान दी जनरल डायर को, और जनरल डायर ने, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लगाया। अब मार्शल लॉ का मतलब होता है कर्फ्यू की तरह, ये कि भी घर से बाहर भी ना निकले कोई, ठीक है, कर लो प्रोटेस्ट, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, इकट्ठा होगा तो सजा बहुत बुरी होगी। और वही हुआ भी। हुआ क्या कि यार, जो पीछे मेरे तस्वीर देख रहे होंगे तुम लोग, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की है, जलियांवाला बाग की तस्वीर है पीछे। तो होता है क्या कि मार्शल लॉ लगा हुआ था, और उस दिन बैसाखी थी, 13 अप्रैल 1919 का बैसाखी का दिन था, बैसाखी थी उस दिन। और बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने आए हुए थे। बहुत से लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, मना ही नहीं है, प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल बैसाखी मना रहे थे, और उन्हें नहीं पता था मार्शल लॉ लगा हुआ है यार। और जब मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ था, पता था, तो जनरल डायर आता है और ओपन फायर करवा देता है सीधे। अब ये जैसी ओपन फायर होती है तो ले भैया, बहुत सारे लोग की जाने जाती हैं, क्योंकि ये इतना ब्रूटल है, ठीक है, ब्रूटल भी कहना गलत होगा, ये इतनी कायराना, मतलब एक कावर्डली, ठीक है, कायर डरपोकों की तरह मारा है। मतलब इतने सारे लोग जो कि निहत्थे हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है, कोई आर्म नहीं है, कोई हथियार नहीं है, घेरा, एक ही एग्जिट था, उसे भी लॉक किया, और ओपन फायर गोलीबारी कर दी लोगों पर। बहुत सारे सैकड़ों लोग घायल हुए, पता नहीं कितनों की जाने गई। बहुत से लोग तो वहां पर कुआं था, कुएं में कूद गए। ऐसा कहते हैं कि वहां का पानी आज भी लाल है, क्योंकि दे वर ब्लीडिंग। कभी जाइएगा जलियांवाला बाग, अगर मौका मिले तो देखिएगा कि वहां की दीवारों पे आज भी गोलियों के निशान है, जनरल डायर ने चलवाई थी। ये बात ना, ये सीन, ये तस्वीर उन लोगों के लिए जिनकी आंखें कनाडा, यूएस, यूके, लंदन, इनका नाम सुन के बड़ी चमक जाती हैं कि ओहो क्या देश है। यकीन करना, जनरल डायर ने ये बात बोली थी कि मैंने गोली चलानी केवल इसलिए बंद कर दी बिकॉज आई वॉज रन आउट ऑफ बुलेट, कि भाई मेरे पास गोलियां खत्म हो गई थी, वरना शायद और मारता। ये था कि, तो इसके ऊपर एक मूवी है केसरी 2, देखना जरूर, क्योंकि वो नहीं देखा तो तुमने कुछ नहीं देखा यार। देखो, वो मूवी देखो बस, सबसे पहले ये तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क नोट करो कि मूवी देखनी है केसरी 2। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, तो जलियांवाला बाग ये हत्याकांड होता है। यही नहीं, और भी चीजें थी कि गांधी जी को दिल्ली जाने से मना कर रहे थे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट करने वाले थे, क्योंकि वो जान गए थे कि ये जो मूवमेंट है, ये सिटीज के ही अंदर आ रहा है, हमें एक बहुत बड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जाना है तो पूरे देश को एक करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो दिल्ली जाने के मूड में थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके दिल्ली जाने पर भी रोक लगा दी थी। तो ये बात हुई, और जब ये हुआ तो जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत ही मार्मिक, एक बहुत ही कावर्डली, बहुत ही कायराना हरकत थी ब्रिटिश सरकार की, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमारे, तो मतलब उस समय के जो नौजवान थे, चाहे वो भगत सिंह जी हो या फिर चंद्रशेखर आजाद हो, अकेला एक ही बंदा घुमा देता था फिरकनी की तरह उन्हें, तो उनके बस की तो वैसे भी कुछ नहीं था, बट ये जो हरकत करी है बहुत गलत थे। खैर, अब हम बात करते हैं। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया कि किस तरीके से ये हो रहा था। अब ध्यान दो, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। पंजाब अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के आसपास, ये जलियांवाला बाग देखेगा जरूर। और मार्शल लॉ, यू नो, रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। अब होता है क्या, ध्यान देना कि उसने ओपन फायर करी विदाउट वार्निंग। क्या विदाउट वार्निंग? वार्निंग दी जाती है, क्योंकि जब तुम वो मूवी देखोगे ना केसरी 2, तो तुम्हें ये बात जानने को मिलेगी कि अक्षय कुमार है उसमें, बहुत बेहतरीन मूवी बनाई है बनाने वाले ने। वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि भाई अगर गोली चलानी ही थी तो सबसे पहले 3 से 4 राउंड फायर हवा में होते हैं, फिर गोली चलाई जाती है, वो भी पैरों पर चलाई जाती है, पैर के पास चलाई जाती है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने सीने पर, मत्थे पर गोलियां मारी लोगों के, ठीक है। और लोग कौन थे लोग? आतंकवादी तो नहीं थे, कौन थे? पीसफुल एंड अनआर्म्ड लोग थे, ठीक है। कुछ हाथों में हथियार नहीं था उनके,
शांतिपूर्ण तरीके से कोई बैसाखी मना रहा था, कोई त्योहार मना रहा था, कोई प्रोटेस्ट कर रहा था, गोलियां चला दी। ठीक है, तो ये बात है याद रखने वाली। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग वो जगह है। किसने करवाया? जनरल डायर ने करवाया। इसके ऊपर फिर केस भी चला था, उसी पर ही बेस्ड है। केसरी 2 देखना ध्यान से उस मूवी को, बहुत बेहतरीन। तो ये सारी हैं, आप देखिए, स्क्रीनशॉट लो। अब हुआ क्या कि जब ये सारी घटना होने लगी तो रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया, वापस ले लेके भाई अब रहने दो, बाद में देखेंगे जो होगा। क्योंकि पहला कारण ये था, पहला तो वायलेंस था, दूसरा ये जो हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि ये बात ध्यान रखना, अगर ये केस एक बार हो सकता है तो दूसरी बार भी हो सकता है, क्योंकि सरकार उस समय ब्रिटिश की थी। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग सत्याग्रह की मीनिंग ही नहीं समझ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं होता था कि शांतिपूर्ण चल रहा, चलते चलते मारपीट पर उतर आते थे, तो वो दिक्कत थी। फिर आगे चल के मेकिंग इट डिफिकल्ट टू कीप द प्रोटेस्ट पीसफुल, तो काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी कि इस प्रोटेस्ट को पीसफुल बनाए रखने के लिए, कि शांतिपूर्वक तरीके से हो ही नहीं रहा था। कभी ब्रिटिश कुछ गड़बड़ कर देते थे, कभी अपने बंदे गड़बड़ कर देते थे। तो ये था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी पूरी कोशिश करी इस मूवमेंट को सप्रेस करने की, क्योंकि उसने बहुत सारे अरेस्ट किए, बहुत से लोगों पर सेंसरशिप लगाई, और लाठी डंडे जो लगा सकते थे उसने वो लगाए। तो ये सब जब गांधी जी ने देखा, और उन्होंने एक चीज और देखी कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, और ये ना कुछ शहरों तक, कुछ गांवों तक ही सीमित है। तो अगर हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को सच में उखाड़ के फेंकना है तो कुछ बड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा। ये छोटे मोटे मूवमेंट से काम नहीं चलेगा, तो इन्होंने कुछ कदम पीछे लिया। ठीक है, महात्मा गांधी सस्पेंडेड द मूवमेंट लिमिटिंग इट्स इमीडिएट सक्सेस। पार्टिसिपेशन वॉज अनइवन विद स्ट्रॉन्गर सपोर्ट इन सम रीजन्स देन इन अदर्स। तो वही थे कि पार्टिसिपेशन बहुत से लोगों का नहीं हो पा रहा था, नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि कुछ सिटीज तक ये सीमित था। क्योंकि मैंने बताया गया दिल्ली में तो घुसने नहीं दे रहे थे गांधी जी को, तो ये सारी चीजें उस समय पर चल रही थी। लेकिन गांधी जी ये बात समझ रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत मोटी चमड़ी की बनी हुई है, ये ऐसे तो हटेगी नहीं, कुछ चीज खतरनाक करनी पड़ेगी। तो कुछ चीज खतरनाक करने का मौका अब आया था। ठीक है, बहुत सोचा उन्होंने, और सोच विचार करने के बाद दिमाग में आया उनके वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, यहां से समझना चीज है कि वो अच्छे से समझते थे कि इस देश में दो सबसे बड़ी कम्युनिटी थी, और भी थी, बट देखा जाए तो एक हिंदू कम्युनिटी, दूसरी मुस्लिम कम्युनिटी। तो अगर ये एक हो जाए तो यार हमारा काम और आसान हो जाएगा। अब एक करने के लिए कोई तो मुद्दा चाहिए, कि कम से कम कोई तो एक छोर मिले। तो एक बात कॉमन आई कि हम दोनों का दुश्मन सेम है। ठीक है, कि मुस्लिम्स जो थे वो भी ब्रिटिश के खिलाफ थे किसी बात को लेकर, वो बात बताऊंगा क्या। और हिंदूज, सिख, बाकी लोग वो तो खिलाफ थे ही स्वराज्य को लेके, हमें तो स्वराज चाहिए, क्योंकि बेमतलब में ब्रिटिश आके ऐसी तैसी कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये बात हो रही थी। अब चलो बात करते हैं, बात है खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत इशू है क्या। खिलाफत इशू में वर्ल्ड वॉर। अब चलो वर्ल्ड वॉर पे चलते हैं। देखो भाई ये क्या बवाल है, ध्यान दो। जो रेड वाले हैं जर्मनी, और जर्मनी के लोग हैं सेंट्रल पावर्स देखा जाए, और जो ब्लू वाले लोग हैं ये ब्रिटिश और ब्रिटिश के लोग हैं, जिसमें रशियन एम्पायर आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, फ्रांस आता है, सर्बिया, रोमानिया। लेकिन हमें मतलब केवल इस वक्त दो से है। ठीक है भाई, किन दो से मतलब है? एक इससे, दूसरा इससे। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या था कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 ब्रिटिश, ठीक है, मतलब अलाइड पावर्स जीत गए थे। ठीक है, जीत गए थे, और हमें अच्छे से पता है ना, एक एग्जाम्पल से समझना कि जब ये जीते थे ना, तो उन्होंने एक देश की बहुत अच्छे से ऐसी तैसी मारी थी, वो था जर्मनी। जर्मनी के ऊपर इतनी हार्श ट्रीटी लगाई गई थी, इतने जुर्माने लगाए थे इसके ऊपर, कि वो बहुत देर लगी उसे भरने में, और भरने के लिए उसे वर्ल्ड वॉर 2 भी लड़ना पड़ा, जिसमें वो फिर से हार गया। वो छोड़ो, जान दो। तो होता क्या है कि यूके ने जिस तरीके से, ब्रिटेन ने जिस तरीके की ट्रीटी जर्मनी पर लगाई है, कहीं ऑटोमन एम्पायर पे ना लगाते, और यहाँ पर मुस्लिम्स के धर्मगुरु, उनके हेड द कैलिफेट थे, हिंदी में बोले तो खलीफा, दैट इज खिलाफत आंदोलन, है ना, खिलाफत आंदोलन बनता है फिर यहाँ पर। तो द कैलिफेट, तो इनकी चिंता हो रही थी भारतीय मुसलमानों को, भारतीय मुस्लिम्स को, कि इधर कुछ ना हो जाए। तो इस बात को लेकर तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के लिए खिलाफत कमेटी बनाई,
बॉम्बे में 1919 में। और खिलाफत कमेटी को जो बनाया था वो बनाया था अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। ओके, और इनका काम यही था कि भाई कैसे भी करके ये हार्श ट्रीटी ना हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा गुस्साए हुए थे कि ऑटोमन एम्पायर में कहीं कैलिफेट खलीफा के साथ कुछ गलत ना हो जाए, कि इधर कोई कोई कुछ पंगा ना कर दे, क्योंकि यूके फेमस है, ब्रिटेन फेमस है लोगों के साथ अन्याय करने के लिए। यूके ने जर्मनी के साथ भी यही किया था, तो कहीं ना कहीं ऑटोमन एम्पायर के साथ तो ना कर दे, कहीं खलीफा के साथ तो कुछ ना कर दे। तो इस बात का डर था, इस बात की चिंता थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 तो हार गए थे ऑटोमन एम्पायर, तो वहीं पे समस्या आने लगी थी। ओके, तो इधर देखो गोल्स क्या थे, प्रोटेक्टिंग द स्पिरिचुअल एंड टेम्परल पावर ऑफ सुल्तान ऑफ द ऑटोमन एम्पायर द कैलिफ। ठीक है, किनको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे मुस्लिम्स इंडिया के? ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान कैलिफ की। प्रिजर्विंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी द ऑटोमन एम्पायर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, कि कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट जर्मनी वाला हाल ना कर दे, क्योंकि हमने पता है जर्मनी को टुकड़े टुकड़े कर दिया था जब वो हारा था वर्ल्ड वॉर 1। तो ये चीजें उस समय पर चल रही थी। अब जब ये चीजें चल रही थी तो अली ब्रदर्स ने भी देखा कि गांधी जी का ना इन्फ्लुएंस कंट्री में बहुत है, तो जो चीज हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो समस्या आ रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ना, तो गवर्नमेंट बहुत बड़ी, तो गांधी जी के साथ गांधी जी को एक बार बागडोर थमा के देखते हैं कि शायद कुछ हो जाए। तो इधर कैलिफेट, कैलिफ की बात थी, खलीफा की बात थी, और वहीं हिंदू जो थे, जो दूसरी कम्युनिटीज थी, वो स्वराज्य के नाम पर गांधी जी की तरफ थी। तो यहां पर गांधी जी को एक मौका मिल गया कि भाई देखो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, हम नॉन कॉपरेशन प्लस खिलाफत मूवमेंट करेंगे, हम कैलिफ की सलामती की भी बात करेंगे उनसे, और देश छोड़ने की भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बातचीत शुरू होती है, तो खिलाफत मूवमेंट यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पर गांधी जी को क्या मिलता है, गांधी जी को एक मौका मिल जाता है, गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी दिख जाती है कि अब मजा आएगा, रुक जाओ। ठीक है, अब होता क्या है, after the First World War, the British and their allies weakened the Ottoman Empire and reduced the power of Caliph, who was regarded by many Muslims as their religion leader. Indian Muslims feared that the Khalifa position would be abolished and started the Khilafat movement to protect his authority. तो इस बात का डर था कि कहीं सुल्तान से उनकी पोजीशन न छिन जाए, और अगर उनकी शक्तियां चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो मुस्लिम्स को इनकी चिंता थी, और उन्होंने फिर इस बात को लेकर गांधी जी से भी बात करी। फिर गांधी जी ने इनके मूवमेंट को सपोर्ट किया, और फिर अपनी बात रखी कि भाई अगर मूवमेंट को सच में बहुत बड़े लेवल पर चलाना है तो स्वराज्य प्लस खिलाफत, इनको एक करके काम करना पड़ेगा। और फिर बात आती है इन चीजों की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हमें क्या देखने को मिलता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये रहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। काफी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में चले गए। ठीक है, तो क्या था, अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है क्या, ध्यान दो मैं बताता हूँ। ठीक है, सब कुछ ही बता देते हैं कहानी की तरह, अब मेरी बात ध्यान से समझना है ना, इतनी देर से मैं पता नहीं क्या सब कुछ बता दे, जलियांवाला बाग वगैरह। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थोड़ा समझने वाली बात है। ठीक है, मैंने तुम्हें ये बात बताई, कॉरपोरेशन, अरे इतना क्या एनसीएम लिखो यार, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखो बात है क्या, नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है हिंदी में असहयोग, कि भाई सहयोग ना देना, किसी भी तरीके से कॉपरेट नहीं करना। तो किस काम में कॉपरेट नहीं करना, ये तो बताओ, मैं बताता हूँ, ध्यान दो। पहली बात, मैंने तुम्हें खिलाफत का मुद्दा बताया, अब खिलाफत के मुद्दे से यहाँ पर आ जाऊं। एनसीए में बात थी क्या, कि गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था हिंद स्वराज। ठीक है, 1909 में। ओके, अब बात क्या थी कि हिंद स्वराज बुक के अंदर गांधी जी ने एक बात बोली थी, और वो बात ये थी कि ये जो ब्रिटिशर्स है ना, ये जो इंडिया में घुस गए हैं और इन्होंने अपनी जड़ें फैला ली है यहाँ पर, कि जो कब्जा करके बैठे हैं, इंडिया में आए ये भारतीयों की वजह से, इंडिया में बसे हुए हैं ये भारतीयों की वजह से। कि इंडिया के अंदर जब ये आ रहे थे तो बहुत से भारतीय थे जिन्होंने साथ दिया था, और यहाँ पर भी अगर है, इन्होंने अपनी जड़ें फैलाई है, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ भारतीयों का है, बहुत बड़ा हाथ इसमें इंडियंस का है। तो भाई कहीं ना कहीं अगर हम लोग साथ देना और इनका काम करना बंद कर दें, तो यकीन मानो कुछ ही सालों में इनका जो राज्य है, इनका जो राज है, इनका जो शासन है, वो अबॉलिश हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, यकीन मानो। बोला हाँ ठीक है, अच्छी बात है, सुनने में अच्छी ही लगती है ये बात, अच्छा है।
तो चलिए एनसीएम शुरू करते हैं। बोला कि कहाँ से शुरू करेंगे, तो बोला लेयर बाय लेयर शुरू करेंगे। लेकिन लेयर बाय लेयर शुरू करने से पहले उन्होंने बहुत सी बातें बोली कि भाई सबसे पहले हम जो टाइटल्स है ना, अगर कभी अवार्ड मिला हो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, हम उन्हें वापस कर देंगे, हमें तुम्हारा सम्मान नहीं चाहिए। हम तुम हमारे लोगों का सम्मान नहीं करते हो, ढंग से हम लोगों के लिए गलत करते हो, तो टाइटल्स नहीं चाहिए तुम्हारी। अगर अवार्ड है तो अवार्ड भी नहीं चाहिए, ठीक है, पहली बात। फिर उसके बाद हम गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल्स एंड कॉलेजेस छोड़ देंगे। टीचर्स हैं, टीचर्स भी सेम काम करेंगे, वो भी स्कूल में पढ़ाना छोड़ देंगे। जो लॉयर्स हैं वो प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे कोर्ट्स में, है ना। और जो हमारी पार्टी है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो नवंबर के इलेक्शन छोड़ देगी। कि नवंबर में काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे, नवंबर दिसंबर मान के चलो, काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे। क्या होने वाले थे? काउंसिल इलेक्शंस। बात समझो मेरी, ठीक है, लिखा हुआ है उसे छोड़ो। काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे, वो बात भी छोड़ देंगे। तो मतलब जो गांधी जी थे वो ये बात बोल रहे थे कि भाई ये सारी बातें हमने करनी है, हम लेयर बाय लेयर इस मूवमेंट को चलाएंगे और ब्रिटिश से जुड़ा जो भी है हम वो सब त्याग देंगे, सब छोड़ देंगे, सब मारो फेंक के। ब्रिटिश गुड्स का त्याग कर देंगे, गुड्स सामान। अब ये बात वो कहाँ खड़े होकर बोल रहे थे? ये बात उन्होंने सोची और ये बात उन्होंने बोली सितंबर में कैलकाटा सेशन। ये बात है 1920 की, कि कोलकाता सेशन चल रहा था कांग्रेस का और उन्होंने ये बात कांग्रेस के आगे रखी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मूवमेंट को करने में हिचकिचा रही थी। बहुत से कारण थे, मैं बता। तो पहला, मास मूवमेंट। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, उसको देखकर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था कि मास मूवमेंट कर पाए, क्योंकि ये जो पंजाब इनजस्टिस है, ये जो पंजाब में जो अन्याय हुआ है लोगों के साथ, अगर ये चीज वापस हो गई तो तब क्या करोगे भी? तो ये बात होने लगी। तीसरी बात फिर हुई, तीसरी बात ये थी कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, हम इलेक्शन के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट को शिकंजे में करने की सोच रहे हैं कि हम अगर असेंबली में बैठ पाए, अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ पाए जहां पर कानून बनते हैं, अपने लोग अगर वहां चले गए इलेक्शन जीत कर, तो कितनी अच्छी बात होगी। जो कि आगे हुआ भी था कि कितनी अच्छी बात हो जाएगी अगर ये हो गया तो। और आप हमें त्यागने की बात कर रहे हो, आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम इलेक्शन ही ना लड़ें। भाई ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मौका है और इस मौके के चलते हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि मौका मिला है। और इलेक्शन अगर हम जीत जाते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर शिकंजा कस पाएंगे, जो कि बात गलत भी नहीं थी। अब ये बात बोल कौन रहे थे शिकंजा कसने की? ये बात बोल रहे थे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। ये बात ये कह रहे थे कि भाई हम इलेक्शन लड़ लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक। तो बोला कि देखो इलेक्शन लड़ लेना, लेकिन अभी मास मूवमेंट कर लेते हैं। बोला ठीक है, चलो आपकी भी मान ली। तो यहां से बात होती है, ठीक है। ध्यान देना कि एक कांग्रेस सेशन था सितंबर में, मैंने तुम्हें भी बताया सितंबर 1920 में सेशन चल रहा था। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या करा? सपोर्ट करा और उसको प्रपोज किया आईएनसी के आगे, कांग्रेस के आगे। और उन्होंने काफी सारी बातें बताई, जिसके अंदर खिलाफत इशू, जलियांवाला बाग हत्याकांड मेंशन थे कि हम इसलिए कर रहे हैं। और लोगों को बोला कि गवर्नमेंट कॉलेजेस, कोर्ट्स, जॉब्स, टाइटल्स, इन सबको छोड़ दें। और फाइनल अप्रूवल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ। फाइनल अप्रूवल आ गया था नागपुर में। फिर एक सेशन लिया जाता है 1920 में, नवंबर में, और वहां पर कि हाँ ठीक है, कांग्रेस भी तैयार हो जाती है मास मूवमेंट करने के लिए। बट शुरुआत में कांग्रेस इन कारणों से आना नहीं चाह रही थी। पहला, कांग्रेस लीडर प्रिफर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड सच एज पिटिशंस, रेजोल्यूशन, नेगोशिएशंस। की भाई असेंबली में बैठ गए तो सीधे सीधे सरकार से ही बात हो जाएगी, सीधे सीधे हम हेड से ही बात कर लेंगे। दे फियर दैट मूवमेंट माइट बिकम वायलेंट एंड गो आउट ऑफ कंट्रोल। इस बात का भी डर था कि मास मूवमेंट है तो संघर्ष होगा और हो सकता है हिंसा हो जाए, और हिंसा अगर हो गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर कोई पंगा कर देगी। और इस बात को लेकर, और एक बात और थी, ध्यान देना, वो ये कह रहे थे कि अगर हम बॉयकॉट करते हैं ना चीजों को, तो इससे ब्रिटिश से ज्यादा हमारा नुकसान होगा, क्योंकि अगर हम स्कूल छोड़ देंगे ब्रिटिश के तो जाएंगे कहाँ? अगर हम ब्रिटिश का कपड़ा पहनना खत्म कर देंगे तो हम पहनेंगे क्या? फिर वहां से कंसेप्ट आया था चरखे का, वहां से कंसेप्ट आया
चरखे का, आपको पता होना चाहिए चरखा क्या है, तो वहां से कंसेप्ट चरखे का आया। लेकिन वो जो खादी का कपड़ा था यार, वो बहुत ज्यादा महंगा था, जिसके चलते ये चीजें फिर वो नहीं हो पाया। लेकिन अभी हम और बात करते हैं कि कांग्रेस किन कारणों से नहीं आना चाह रही थी। मैनी लीडर्स डाउटेड वेदर द पीपल वर रेडी फॉर अ लार्ज स्केल नॉन वायलेंट मूवमेंट। और बहुतों को इस बात का डाउट था कि लोग तैयार होंगे इस काम को करने के लिए, और नहीं हुए तो क्या, आपने तो छुड़वा दिया इलेक्शन। ठीक है, फिर ये सारी चीजें, दे वर अनसर्टेन वेदर नॉन कोऑपरेशन वुड सक्सीड इन अचीविंग सेल्फ रूल। और इस बात का भी डर था कि भाई एक बात बताओ, क्या सच में नॉन कोऑपरेशन के चलते हमें स्वराज्य मिल जाएगा, हमें सरकार मिल जाएगी और सरकार हमें आने देगी। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस चल रहे थे और कांग्रेस के मन में बहुत सारे डाउट थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद तो और ज्यादा विचार खराब हो रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक इतनी बड़ी घटना थी कि मास मूवमेंट करने के लिए संकोच हो रहा था, लोगों को हिचकिचा रहे थे लोग। ठीक है, ये बात हुई। ये रहा नॉन कोऑपरेशन। बड़ा अच्छी है फोटो यार, देखो। अब स्क्रीनशॉट इनका भी लेना चाहो तो ले लो, इनका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ओके, चलिए भाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब 1920 से 22 तक चलता है। अब इन दिनों होता है क्या है भाई, सबसे पहले मैं बताऊंगा शहरों में क्या हुआ, लिखा हुआ है शहरों में क्या हुआ, लो पढ़ लो, मैं क्या बताऊं, ध्यान दो। सारे फॉरेन गुड्स को, फॉरेन सामान थे, उनको क्या कर रहा, बॉयकॉट कर दिया, त्याग दिया, बहिष्कार कर दिया, आग ही लगा दी। ठीक है, पीपल, लोगों ने फॉरेन गुड्स खरीदना बंद कर दिया, यूज करना बंद कर दिया, बहुतों में आग लगा दी, मैंने तुम्हें बताया। और बहुत सी शॉप्स थी जिन्हें लोगों ने खुद जाकर बंद कर दिया, जिनमें से लिकर शॉप एक थी ना, शराब की दुकान। शराब की दुकान तो खुली ही लोगों को इसलिए थी ताकि लोगों को बिजी रखा जा सके, भाई तुम पीते रहो और हमारे खिलाफ मत आना। ब्रिटिशर्स ने इसलिए खुलवाई थी शराब की दुकान है, यकीन मानो। स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल, स्टूडेंट्स ने लेफ्ट कर दिए गवर्नमेंट स्कूल्स को। कुछ हमारे नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, उनको ज्वाइन कर लिया। ओके, बहुत सारे लोगों ने स्कूल छोड़े, बहुत सारे टीचर्स ने स्कूल छोड़े, बहुत सारे लॉयर्स ने ब्रिटिश कोर्ट्स को बॉयकॉट कर दिया कि भाई हम यहाँ पर प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे अपनी, कर लो क्या करोगे। ठीक है, और फिर कॉलोनियल लीगल सिस्टम के खिलाफ उन्होंने स्ट्राइक कर दी। कॉलोनियल लीगल सिस्टम, कि भाई उस समय की जो प्रणाली थी, उस समय का जो कोर्ट था, कि भाई उसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू इधर भी लीडर थे। रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट से बहुत से लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी और बहुतों ने टाइटल्स और ऑनर्स भी छोड़ दिए, जिनमें से रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी एक थे। ओके, तो ये सारी चीजें उस समय पर हुई। लेकिन कुछ कारण थे भाई जिनकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी वापस लेना पड़ा, लेकिन इस बारे में हम बाद में देखेंगे। लेकिन कुछ चीजें ये हुई कि जो टाउन था, टाउन के अंदर बहुत अच्छे से एकदम हाइप बनी, है ना, मूवमेंट की, ये बढ़िया एकदम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। फिर एक वक्त ऐसा है कि लोगों को ना कुछ लगने लगा कि यार कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, फॉरेन गुड्स जो बनता था ठीक है, इंडियन गुड्स जो बनता था वो ठीक, इंडिया वाला महंगा था। जैसे कि फॉरेन गुड्स में कपड़े की कॉटन मिल से कपड़ा आता था, ठीक है, वो सस्ता पड़ता था क्योंकि वो मिल में बना हुआ है। चरखे के कंसेप्ट से हम खादी का कपड़ा बनाते थे, भैया वो महंगा पड़ता था, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाया। इसलिए ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था शहरों में, एकदम इसका डाउनफॉल आना शुरू हुआ, मतलब ये धीरे धीरे धीमा होना शुरू हुआ। जिस बच्चे थे स्कूल के, उन्होंने भी वापस स्कूल जाना शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक सेम चीज टीचर्स ने भी करी, सेम चीज लॉयर्स ने भी करी। तो इस तरह से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है इन टाउन्स, वो धीरे 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 उसकी जो स्पीड थी वो कम होने लगी, और एकदम इसका वैसे यूं तो नहीं कहूंगा कि बट्टा बैठ गया, बट फायदा भी हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। हमें फायदा ये हुआ था कि लगभग 102 करोड़ का बिजनेस करती थी गवर्नमेंट हमसे, हमने जैसे त्यागा वो 52 करोड़ पे बैठ गया, कर लो क्या करोगे। बट फिर भी कहीं ना कहीं ये जो एनसीएम है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, टाउन्स में स्लो डाउन हुआ। अच्छा चला था, अच्छा चला कंट्री साइड में, मतलब गांव देहात के इलाकों में। ओके, तो टाउन्स में ये हुआ था। ओके, अब हम बात करेंगे एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कहाँ, इन कंट्री साइड। अभी इतना ये पढ़ो जल्दी से, ये